इस तरीके से कि इससे कोई फर्क, इस बात से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हमारा ऑनेस्टली बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इसमें आपको देखना है, देखो क्या लिखा हुआ है, एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू, ठीक है, हैप्पीनेस डैश हैप्पीनेस। तो कंड्यूस का मतलब होता है रिजल्ट्स इन, ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एम्बिशन का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य, है ना। हमारा जो एम्बिशन होता है, जीवन का जो उद्देश्य होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू, मतलब उद्देश्य से है रिजल्ट इन हैप्पीनेस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो एम्बिशन हमने बनाया है और उसको हमने प्राप्त कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको क्या मिलने वाला है, खुशी मिलने वाली है ना। इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है, देख लेते हैं। तो एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है बहुत ही क्लोज, है ना, क्लोज रिलेशन। रिलेशन के लिए इंटीमेट वर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्लोज रिलेशन। अल्टीमेट मतलब एंड रिजल्ट, है ना, एंड, इन द एंड। अल्टीमेट का मतलब होता है इन एंड, ठीक है, इन एंडिंग, या इसको हम इन एंडिंग ऐसे बोलते हैं, लास्ट में। अल्टीमेट मतलब फाइनली, है ना, कैसे, इन एंडिंग या फिर फाइनली, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो कंड्यूस टू ग्रेट हैप्पीनेस, तो ग्रेट हैप्पीनेस तो होगा नहीं, बिग हैप्पीनेस, बड़ी हैप्पीनेस होगा नहीं, इंटीमेट भी नहीं होगा, है ना, इंटीमेट हैप्पीनेस नहीं। इंटीमेट तो रिलेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जाहिर सी बात है हमारा बी वाला जो है दोस्तों राइट आंसर हो गया। देखो क्या हो रहा है, एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू अल्टीमेट हैप्पीनेस। अल्टीमेट मतलब बिल्कुल फाइनल हैप्पीनेस, एंड की जो हैप्पीनेस है, अंततः जो खुशी है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th वाला, इसमें हमें चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव देखना है। चलिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। देखो, नेवर बी एनीवेयर नियर मंजीत व्हेन शी लूजेस हर टेम्पर। लूजेस हर टेम्पर, आगे शी कैन बी वेरी डैश, है ना। वापस देखते हैं क्या मीनिंग आ रहा है कि नेवर बी एनीवेयर नियर मंजीत व्हेन शी लूजेस हर टेम्पर, शी कैन बी वेरी डैश। देखो क्या मीनिंग है कि नेवर बी एनीवेयर, कि भैया कभी भी, है ना, कब क्या नहीं करना, मंजीत के आसपास मत भटकना, मत जाना। कब मत जाना, व्हेन, जब शी लूजेस हर टेम्पर, मतलब जब वो गुस्सा रहे, जब वो गुस्सा हो, जब वो गुस्से में हो। तो लूजेस हर टेम्पर जो है ये आपका एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि गुस्से में रहना। क्या मतलब होता है, गुस्से में होना, ठीक है, गुस्से में होना, ये होता है आपका लूजेस हर टेम्पर। जब उसको टेम्पर जो है, टेम्पर का मतलब क्या होता है, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है अपनी कंट्रोल, स्वयं पे जो है कंट्रोल होना। और लूज करना मतलब स्वयं पे जो कंट्रोल है वो लूज कर देना, अपना जो धैर्य है वो खो देना, मतलब एक तरह से गुस्सा हो जाना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि नेवर बी एनीवेयर, कहीं पर भी उसके आसपास मत रहना। कब, किसके आसपास, मंजीत के आसपास, जब वो क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए, है ना। एक तरह से धमकी या हमको एक चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है, ठीक है। शी कैन बी, वो क्या हो सकती है, वो बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, ब्रेव, बहादुर हो सकती है, नहीं। इमोशनल, भावुक, है ना, इमोशनल हो सकती है, नहीं। असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव। असर्टिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव। ब्रेव का क्या मतलब होता है, बहादुर। देखो दोस्तों वो क्या हो सकती है, जाहिर सी बात है जब गुस्सा है, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो वो बहुत कुछ भी कर सकता है ना। तो नेगेटिव सेंस का यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड आने वाला है। क्या आने वाला है, नेगेटिव सेंस का। यहाँ पे अगर ब्रेव, बहादुर, ये तो क्या है, ये पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। असर्टिव जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस में होता है। असर्टिव का मतलब होता है बहुत ही साधारण, बहुत ही नॉर्मल, है ना, वो बहुत ही नॉर्मल है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये भी आपका पॉजिटिव, ये नहीं होगा। इमोशनल का मतलब होता है भावुक, रोने वाली, जो वो रोने लग जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि उसके पास मत जाना, वो गुस्सा हो जाएगी और बाद में क्या हो जाएगी, वेरी इमोशनल, बहुत रोने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। इमोशनल मतलब रोना भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को झलकाना, है ना। और एग्रेसिव होगा, है ना। एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भड़कीला,
हिंसक, है ना, एग्रेसिव, बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाना, भड़कना, है ना, तो ये आपका जो है बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना, इसमें एक्सप्रेशन हमको चूज करना है। देखते हैं, द बिल्डिंग इज इन अ डायलैपिडेटेड, देखो क्या लिखा हुआ है, डायलैपिडेटेड, डायलैपिडेटेड डैश का मतलब क्या, तो डायलैपिडेटेड मतलब बिल्कुल टूटी फूटी, एकदम बंजर सी, एकदम बेकार सी, है ना, जो हो जाती है ना, तो उसको, तो ये टूटा फूटा, है ना, ये होता है डायलैपिडेटेड का मतलब। तो टूट फूट जो होता है, टूटी फूटी जो है, तो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण जिसको बोलते हैं, बहुत ही जीर्ण शीर्ण जो हालत में बिल्डिंग है, उस कंडीशन को, उसको बोलते हैं डायलैपिडेटेड। तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, बिल्डिंग इज इन डायलैपिडेटेड, क्या तो नाउन आने वाला है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, कोई भी नाउन ही आने वाला है ना। अब देखो सारे के सारे नाउन है यहाँ पर, सिचुएशन, कंडीशन, है ना, सिचुएशन, कंडीशन, स्टेटस और पोजीशन, सब के सब आपके जो है नाउन है, मतलब इसमें मीनिंग के हिसाब से हमको जो है सही वाला वर्ड यूज करना है। तो देखो सिचुएशन का मतलब होता है क्या, परिस्थिति, तो आप बिल्डिंग जो है वो डायलैपिडेटेड, टूटी फूटी परिस्थिति में है नहीं, है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही, टूटा फूटा हालत, हालत की इंग्लिश हमको करना है, तो हालत की जो इंग्लिश है वो होती है कंडीशन, हाल बोलते हैं ना, हाल, हाल, हालत, कंडीशन, तो कंडीशन की बात हो रही है, क्योंकि सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, है ना, परिस्थिति, परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति है। स्टेटस का मतलब होता है उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या करंट क्या स्टेटस है ना। पोजीशन की मतलब उसका जगह क्या है, तो यहाँ पे जगह के सेंस में तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, इजी है, हमारे पास पता चल गया, है ना, कि कंडीशन, हालत की बात हो रही है कि जो बिल्डिंग है वो किस हालत में है, वो बहुत ही टूटी फूटी हालत में है, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन हमारा है, दिस इज अ मैटर ऑफ नो डैश, क्या करना है इसमें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखो क्या हो रहा है, दिस इज अ मैटर ऑफ नो डैश, ये जो है मतलब कोई भी ये पर्टिकुलर चीज है कि भाई ये इट इज अ मैटर ऑफ नो, क्या, इट इज अ मैटर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, मैटर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, ये किसी महत्वपूर्ण, ये किसी की महत्व का नहीं है ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो नो इम्पॉर्टेंस दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैटर ऑफ नो काम, नो यूज नहीं होता है ना, किसी इस्तेमाल का नहीं, यूज नहीं होता है। नो वैल्यू, है ना, इट इज ऑफ नो वैल्यू, इट इज ऑफ, ये नो वैल्यू जो है ना, ये जनरली हम किसी मटेरियल के लिए बोलते हैं, वैल्यू जो है वो हम किसके लिए बोलते हैं, मटेरियल के लिए बोलते हैं। इंटरेस्ट जो है वो हम किसी फीलिंग्स के लिए बोलते हैं, है ना, फीलिंग्स के लिए बोलते हैं, आई हैव नो इंटरेस्ट, ठीक है। या फिर कोई कंडीशन है, हालत है, उस किसी कंडीशन है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। या फिर यूज, इट इज ऑफ नो यूज, तो यूज भी जो है वो भी हम किसी मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जब आपको किसी का वो बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है एक किसी की, है ना, तो उस तरीके से बात करना है, तो इसमें आप देखो कि इट इज अ मैटर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस जो है वो बिल्कुल हमारा सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमको देखना है, देखो मॉडल्स आपके पास है, देखो वॉज, कैन, इज, बीइंग, कुछ इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, चलिए देख लेते हैं। तो हेल्पिंग, देखो मॉडल ऑक्सिलरी भी है, उसके अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी है, तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जेनी, ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, देखो जेनी डैश एबल टू, जेनी डैश एबल टू लीव द हॉस्पिटल विद इन 6 hours after he fell ill seriously। इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि जेनी जो है वो क्या है, डैश एबल टू लीव, वो जा पाया, ठीक है, एबल टू लीव, जा पाया या नहीं जा पाया जो भी है, एबल टू लीव द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को छोड़ पाया, ठीक है ना, विद इन 6 hours, 6 घंटे के अंदर अंदर, विद इन का मतलब होता है क्या, के अंदर अंदर, आफ्टर ही फेल इल सीरियसली, जब वो एकदम सीरियसली बीमार हो गया।
तो अब दोस्तों ये जो वर्ड है मैं आपको बता देता हूं, एबल टू, याद रखना ये एबल टू होता है, इसके पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आता है, या तो प्रेजेंट होगा तो इज या एम, ठीक है ना, या फिर आर आ जाएगा, या फिर वॉस, है ना, या फिर वर आ जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है ना, वॉज या वर आएगा। या फिर अगर आपका फ्यूचर है तो विल आ जाएगा, विल भी आ जाएगा, या फिर शैल भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो क्या आ रहा है, इज, अच्छा इज देखते हैं हम लोग कौन से टेंस में, वो देखना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। देखो इज, कैन तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि यही वाले आते हैं, आपके ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लगता है, ठीक है ना। याद रखना एबल टू के कैन भी आ सकता है, लेकिन कब मीनिंग के हिसाब से देखते हैं। जेनी कैन एबल टू लीव द हॉस्पिटल, वो कैन कब लगाते हैं, जब हम एबिलिटी की बात करें, जब हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हाँ जेनी जो है ऐसा कर सकता है, वो जा सकता है ना। इज बीइंग एबल टू का मतलब जा पाया, है ना, जेनी जो है वो जा पाया, एबल टू लीव द हॉस्पिटल, उसको जा सका, इस तरीके से कि जेनी जो है इज बीइंग एबल टू लीव द हॉस्पिटल विद इन 6 आवर्स आफ्टर ही फेल इल सीरियसली, कि जेनी जो है वो हॉस्पिटल को छोड़ सका, कब, 6 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही वो बीमार पड़ा। तो यहाँ पे जा सका तो नहीं होगा, है ना, तो इज एबल टू लीव द हॉस्पिटल विद इन 6 आवर्स आफ्टर ही फेल। देखो ये हमारा हो गया फेल वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि ये पूरा जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसका मतलब यहाँ पर वॉज आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी वाले जो है मीनिंग के हिसाब से जो है इसके अंदर फिट नहीं हो रहे हैं। तो वॉज जो है, देखो आप पढ़ो, जेनी वॉज एबल टू लीव द हॉस्पिटल विद इन 6 आवर्स आफ्टर ही फेल इल सीरियसली। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो आप 20 वाला, आई ऑलवेज डैश फॉर अ वॉक एवरी डे। देखो यहाँ पे क्या, इसमें हमको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इसके अंदर हमको देखना है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आई ऑलवेज डैश फॉर अ वॉक एवरी डे। ये देखो दोस्तों इसके अंदर छुपा है सारा इसका टेंस का फंडा। एवरी डे कभी भी आया, इसका मतलब मान के चलो कभी भी एवरी डे, ये आपका क्या है, ये आपका टाइम फ्रेज है, मतलब ये आपके ऐसे वर्ड है जो टाइम दर्शाते हैं। कोई भी इस तरीके के कोई वर्ड आए, है ना, जो टाइम शो करने वाला वर्ड है, एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी ईयर, ठीक है, ऑफन, प्रीवियस ईयर, कोई भी इस तरीके से टाइम बताने वाला कोई वर्ड आता है आपका, तो उस कंडीशन में याद रखना दोस्तों हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इनडेफिनेट। और वो भी कौन सा इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट। बिल्कुल आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये कोई रूटीन वर्क है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक खास बात क्या है कि ये जनरली एक रूटीन वर्क बताता है, ठीक है ना। क्या बताता है, कोई रूटीन वर्क हो रहा है तो बता रहा है, या फिर कोई हैबिचुअल वर्क बता रहा है, ठीक है ना, कोई हैबिचुअल वर्क है तो वो बता रहा है, या फिर आप देखो कोई ट्रुथ बता रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। या फिर कोई रेगुलर वर्क, ऐसा जो आप रोज रोज करते हो, ठीक है ना, कोई रेगुलर वर्क जो है उसके बारे में यहाँ पे जब बात होती है, तो इन सब की सब जो कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशन में दोस्तों आप मान के चलो कि आपका ये इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस बनेगा। और फॉर्मूला क्या होता है उसका, देखो बहुत इजी होता है। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो दूसरे कोई से वर्ड आ जाएंगे जिसको हम लोग अदर वर्ड्स करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप वी फॉर्म, V1 क्या होता है दोस्तों, V1 जो है ये आपका प्लूरल वर्ब होता है। V1 आपका क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। और V5 क्या होता है, V5 जो है आपका ये
सिंगुलर वर्ब होता है दोस्तों। क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। और इसके साथ क्या होता है जनरली कि V1 के साथ हम लोग या तो S लगा देते हैं या फिर ES लगा देते हैं। और सीधी सी बात है, प्लूरल वर्ब कब लगाएंगे? V1 कब लगाएंगे? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। देखो ये अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो जाहिर सी बात है उसके बाद क्या लगने वाला है? V1 लगने वाला है। और किसमें? इंडेफिनिट वाले फॉर्मूले में। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उस कंडीशन में V5 लगा देंगे। ठीक है ना। ये बिल्कुल आपको इंडेफिनिट टेंस की मैंने ब्रीफ शॉर्ट में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। आप देखो क्या लिखा हुआ है, तो आई ऑलवेज जो है मैं हमेशा, तो जाहिर सी बात है इसके बाद सीधा आपका क्या आने वाला है? आई की बात हो रही, आई के साथ हमेशा V1 आता है। देखो आई और यू के साथ भले ये प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन उसके साथ दो लोगों को, दो आपके प्रोनाउंस को और जोड़ लो। किसको? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आपके आई और यू, उनके साथ भी हमेशा V1 आता है, याद रखना है ना। तो आई ऑलवेज जो है क्या हो गया? आई ऑलवेज हमेशा मैं जाता हूं, तो जाहिर सी बात है आई ऑलवेज यहाँ पे V1 आने वाला है। आई ऑलवेज ये तो क्या है? V2 है, ये नहीं होगा सेकेंड फॉर्म। एम गोइंग ये तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, ये भी नहीं होगा। ये देखो गोज ये आपका जो है ES आ गया, मतलब ये हमारा V5 है। तो ये गो जो है ये आपका V1 है, मतलब D वाला जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक एवरी डे। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके फॉर्म ऑफ टेंस हमको इसमें देखना है। देखिए क्या लिखा है, द चाइल्ड डैश सिंस मॉर्निंग। ये सिंस ने हमारा बिल्कुल दिमाग खोल के रख दिया और एक नई हिंट हमको दे दी। दोस्तों मैंने बताया था कि जिस प्रकार से एवरी मॉर्निंग है ना, या एवरी डे या प्रीवियस डे या ऑल डे या थ्रू आउट द डे है ना, रेगुलरली, तो इस तरह के कोई वर्ड्स आते हैं जिसमें कंटिन्यूटी बताते हैं तो वो इंडेफिनिट टेंस के हैं। उसी प्रकार से अगर सिंस और उसके बाद टाइम फ्रेज आ गया या फॉर और उसके बाद टाइम फ्रेज आ गया तो वो हमारा सेंटेंस बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखो दोस्तों बिल्कुल ये देखो ये लिखा हुआ है आपका या तो सिंस या फिर आपका लिखा हुआ है फॉर और उसके बाद जो है कोई टाइम फ्रेज मतलब टाइम बताने वाला कोई वर्ड आ गया। ठीक है ना, कोई टाइम दर्शाने वाला वर्ड आ गया। जैसे यहाँ पे आपका आ गया मॉर्निंग है ना, तो मतलब आप मान के चलो कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस है। और आपको पता है कि परफेक्ट और कौन से परफेक्ट टेंस ये भी याद रखो है ना, कौन से, कभी ये सिंस और फॉर आ गया मतलब ये जाहिर सी बात है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, कोई और नहीं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट का। कब? जब टाइम फ्रेज आता है। सिंस और फॉर के बाद टाइम का कोई फ्रेज है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है, देखो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट प्लस पूरा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। देखो या तो हैज बीन या फिर हैव बीन। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन V1 है ना, V1 प्लस ING है ना, V1 ING हैज बीन हैव बीन V1 ING प्लस आपका या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर अदर वर्ड्स आएगा और उसके बाद जो भी आपका सिंस लगा देंगे या फिर फॉर लगा देंगे और उसके बाद जो है टाइम का जो फ्रेज है, टाइम दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज करा है वो वाला वर्ड आपका यूज हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ। देखो हैज बीन हैव बीन कब लगता है हमारा? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ये देखो कब लगाते हैं? जब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो। और ये कब लगाते हैं? जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो, बस उसके अंदर आई को भी जोड़ लो आप और यू को भी ऐड कर लो। हालांकि सिंगुलर है लेकिन यूज कैसे होते हैं? प्लूरल की तरह। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, बस इतना सा आपको याद रखना है ना। तो ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन हैव बीन, हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट और आई और यू के साथ
हैव बीन, है ना, V1 ing ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर कब लगता है, जब, ये पहले भी मैंने बताया था, जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें, डेफिनेट टाइम की बात करें, ठीक है ना, जब हम डेफिनेट टाइम की बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, या फिर पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ किसी दिन के पार्ट ऑफ डे में, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टू नाइट, है ना, इस तरीके से पार्ट ऑफ डे, या नेम ऑफ किसी नाम की बात करें, किसकी, नेम ऑफ मंथ, किसी भी मंथ के नाम की बात करें, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर किसी दिन के बात करें, दिन के नाम की, जैसे संडे, मंडे, है ना, तो किसी दिन की बात करें, जैसे ये डे की बात करें, या कोई घड़ी का एग्जैक्ट टाइम, है ना, एग्जैक्ट टाइम की बात करें, जैसे 3 PM या 2:40, कोई भी क्लॉक का टाइम, 2:40 AM, कोई भी घड़ी के टाइम की बात करें, सबके साथ सिंस आता है। और जब हम इनडेफिनेट टाइम की बात करें, अनिश्चित समय की बात करें, तो फॉर आता है, ठीक है ना दोस्तों। इनडेफिनेट टाइम की बात करें, या फिर जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जब हम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई निश्चित समय नहीं है, जैसे 2 मिनट, तो ये 2 मिनट कोई निश्चित समय तो है नहीं, घड़ी का समय नहीं है, या फिर 2 दिन, या फिर 2 साल, या 5 years, many years, है ना, many years, आई एम वेटिंग फॉर many years, है ना, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर many years, for 5 years, 10 years, 2 years, several years, तो इस तरह के जो वर्ड है उसके सबके साथ फॉर आता है। और जो एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट डे का नाम है, एग्जैक्ट ईयर का नाम है, जैसे 1947, इंडिया हैव बीन enjoying the independence since 1947, है ना, इस तरीके से बात होती। चलिए पूरा मैंने आपको बता दिया परफेक्ट कंटिन्यूस में किस तरीके से यूज होता है, सिंस फॉर का क्या फर्क है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, द चाइल्ड, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को आंसर पता चल गया, है ना, हैड क्राइड नहीं होगा, हैड क्राइड ये तो आपका वर्ब, उसके बाद परफेक्ट का है, आपको परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए, तो हैव बीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड ये क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है ना, या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक है, एक सिंगल है, तो सीधी सी बात है, ये हमारा जो है सी वाला एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी वाला जो है दैट इज द राइट आंसर, द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द गिवन सेंटेंस। चलिए क्या लिखा है, देखो, ही डैश एज ही वर्क्स बिकॉज ही इज हैप्पी। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि ही डैश एज ही वर्क्स, कि चूंकि वो काम करता है ना, एज जो है जोड़ने का काम कर रहा है आपका ये कंजंक्शन, एज ही वर्क्स। अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ही वर्क्स, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, क्या है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ही लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा भाई, कोई नया थोड़ी होगा अलग से। एज लिखा हुआ है ना, तो एज के साथ तो सेम सेंस में आएगा, एज जो है इसके साथ सेम सेंस में आने वाला है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है, V5 का मतलब क्या बताया था मैंने, कि वर्ब के साथ V1 के साथ या तो S लगा दो या फिर ES लगा दो। तो जाहिर सी बात है, he was smiling as he works because he is happy नहीं होगा, he has smiled as he works नहीं होगा, है ना, he smiles as he works because he is happy, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, he smiles as he works because he is happy, वो हंसता है क्योंकि वो काम करता है, क्योंकि वो खुश है ना, वो हंस रहा है क्योंकि वो काम करता है, क्योंकि इस है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम। एज जो है वो हमेशा सेम आपके टेंस के वर्ड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका बी वाला जो है सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द गिवन सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, देखो आप, दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स बट नेक्स्ट ईयर वी डैश आवर हॉलीडेज
एट होम। देखो इसमें हमारा जो कंजंक्शन है दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास कंजंक्शन था एस, जिसमें मैंने कहा था कि सेम टेंस है ना, सेम टेंस। तो आप देखो चाहे आप एज ले लो या फिर बट ले लो, ठीक है, इनका जो टेंस है वो क्या लेते हैं ये लोग, सेम। देखो सेंटेंस इन सेम टेंस, एक ही जैसे टेंस में दोनों टाइप के सेंटेंस लिखे होते हैं। अब यहाँ पे बट है तो बट में क्या होता है दोस्तों, इधर अगर देखो इधर पॉजिटिव है तो उधर उसका अपोजिट मीनिंग वाला हो जाएगा। मतलब देखो दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव, इस साल हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये मान लो आपका पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है। तो सीधी सी बात है कि नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग क्या करेंगे, डैश आवर हॉलीडे एट होम, मतलब इस साल तो हम जा रहे हैं तो अगले साल हम नहीं जाएंगे, घर पे ही मनाएंगे। मतलब एक अपोजिट, उसके बिल्कुल उलट सेंस में बात होती है कि इस साल ऐसा होगा तो उस साल उसका उल्टा होगा, है ना। तो एक मान लेते हैं, नेगेटिव तो नहीं है हालांकि, लेकिन इसके अपोजिट है, इसके क्या है, अपोजिट है। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे कौन से टेंस में सेंटेंस दिया हुआ है, देखो दिस ईयर वी आर विजिटिंग, तो ये वी आर विजिटिंग जो है ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। किसमें है दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। और अब नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, मतलब इसमें किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर की हो रही है तो यहाँ पे कोई भी फ्यूचर कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूस कोई होना चाहिए। तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूस कौन सा आ रहा है, हैड तो परफेक्ट हो गया, ये नहीं होगा, है ना। और ये तो सिंपल फ्यूचर हो गया, विल स्पेंड, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये भी नहीं होगा, है ना। विल बी स्पेंडिंग, ये हो गया आपका फ्यूचर और कंटिन्यूस का टेंस, तो ये आपका सही है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस ईयर वी आर विजिटिंग, इधर आईएनजी, ठीक है। इस साल हम लोग हमारे रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगले साल जो है हम क्या करेंगे, वी विल बी स्पेंडिंग आवर हॉलीडेज एट होम। हम लोग जो हमारी छुट्टियां हैं वो कहाँ पे वो करेंगे, कहाँ पे हम लोग बिताएंगे, घर पर बिताएंगे। तो आपका बी वाला जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर हमको इसमें देखना है इन अ गिवन सेंटेंस। देखो आप क्या लिखा हुआ है कि देयर इज का मतलब होता है, ये दो पार्ट से बना हुआ है, ये आपका एब्रीवेटेड फॉर्म है, देयर इज, ठीक है ना, मैंने बता दिया। तो देयर इज डैश आइसक्रीम इन द फ्रिज, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं कि देयर इज डैश आइसक्रीम इन द फ्रिज, कौन सा डिटरमाइन, देयर इज नो आइसक्रीम इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर कोई भी आइसक्रीम नहीं है। बिल्कुल हो सकता है भाई, बोलते हैं ना कि आइसक्रीम चाहिए तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा फ्रिज में कोई भी आइसक्रीम है ही नहीं, तो नो आइसक्रीम, कोई आइसक्रीम नहीं है। तो नो मना करने के लिए क्या करते हैं, देयर इज नॉट आइसक्रीम तो बोलते नहीं है, ठीक है ना। तो नो आपका सही हो सकता है। देयर इज मोस्ट आइसक्रीम, मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर, है ना। मोस्ट का मतलब होता है आपका एक तो ज्यादातर, है ना, ज्यादातर इस तरीके से भी बोलते हैं, और सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा इस तरीके से भी यहाँ पे बोला जाता है। तो दोनों ही मीनिंग यहाँ पे बन नहीं रहे, ठीक है ना। फ्यू मतलब देयर आर फ्यू, देखो देयर आर फ्यू मतलब कुछ की यहाँ पे बात हो रही है, तो कुछ आइसक्रीम। तो देखो देयर इज फ्यू, तो देयर इज फ्यू नहीं होगा, क्या होगा, देयर आर फ्यू होता है। क्या होता है, देयर आर फ्यू होता है, याद रखना। क्यों, क्योंकि फ्यू मतलब एक से ज्यादा, है ना। फ्यू जो है वो प्लूरल वर्ड होता है। फ्यू का कौन सा वर्ड होता है, वो आपका प्लूरल वर्ड होता है, मतलब एक से ज्यादा की यहाँ पे बात हो रही तो आ रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख के बताया कि इसका मतलब है सिंगल, एक की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, देयर इज एनी आइसक्रीम, एनी का मतलब कोई, ये भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो है नो आइसक्रीम एकदम करेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 25th वाला, चूज द मोस्ट सुटेबल, ये भी आपका डिटरमाइनर का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, डैश कलर विल सूट यू, यू हैव सच अ गुड
कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है चेहरे का जो रंग रूप है उसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्शन का मतलब चेहरे का दिखना, चेहरे की जो लाइनें हैं या चेहरे का जो शेप है उसको कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। किसी के चेहरे में थोड़ा एकदम गोरा चेहरा होता है, किसी का थोड़ा सांवला चेहरा होता है, किसी का काला चेहरा होता है, तो वो सब के सब उसको कलर, बेसिकली जो स्किन कलर है उसको कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है कि डैश कलर विल सूट यू, को ये डैश कलर जो है वो आपको सूट करेगा, ठीक है। यू हैव सच अ गुड कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा है। तो देखो अनदर कलर, दूसरा कलर तुमको सूट करेगा। ध्यान दो, अब ये पूरा मीनिंग का है दोस्तों, पूरा मीनिंग चारों आपको लगेंगे सही है, लेकिन किसका मीनिंग एकदम परफेक्ट बैठ रहा है वो हमको देखना है। तो देखो अनदर कलर, अनदर का मतलब क्या होता है भाई, अनदर का मतलब दूसरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर इसका हिंदी हम लोग करेंगे तो क्या होगा, दूसरा कलर आपको सूट करेगा। यू हैव सच अ गुड, आपको ये देखो इतना, ये आपका क्या है देखो एक्सक्लेमेशन, ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये एक तरह से तारीफ हो रही है यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, ये एक तरह से उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि आप देखो तुम्हारा इतना अच्छा, सच अ गुड कॉम्प्लेक्शन, इसका मतलब तारीफ हो रही है कि तुम देखो कि तुम्हारा इतना अच्छा चेहरा है ना, तो ये कलर तुम पे सूट करेगा। अब देखो किसी की तारीफ करते हैं, मान लो हम लोग बाजार में गए, कपड़े लेने गए, उसने बोला ये लूं कि ये लूं, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो क्या उसने उसकी हिम्मत बढ़ाई और क्या बोला कि भैया कोई भी ले लो, है ना, सब तुम पर सूट करेगा क्योंकि तुम तो इतने स्मार्ट हो, तुम इतने अच्छे दिखते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तारीफ हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, तारीफ हो रही है कि भाई तुम्हारा इतना अच्छा चेहरा है, सच अ गुड कॉम्प्लेक्शन। तो अनदर, दूसरा कलर सूट करेगा, है ना, तो वो दूसरा और इसके साथ तो कोई मीनिंगफुली नहीं फिट बैठ रहा है। नाइदर कलर सूट यू, नाइदर मतलब नहीं, कोई भी कलर नहीं, है ना, तो नाइदर का मतलब है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, और क्योंकि नाइदर है तो दोनों में से कोई भी नहीं, दो के लिए हम लोग बात करते हैं, है ना, दोनों में से। मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं। ये देखो इसका मीनिंग आपका आ गया कि दोनों में से कोई भी नहीं, है ना, दोनों में से कोई भी नहीं। तो क्या हो रहा है कि नाइदर कलर, दोनों में से कोई भी कलर आप पे सूट नहीं करेगा। यू हैव सच अ गुड नहीं होता ना, फिर अगर नेगेटिव की बात हो रही तो क्या हो जाता, सच अ बैड कॉम्प्लेक्शन, भाई तुम जो है इतने गंदे दिखते हो कि तुम पर जो है कोई भी कलर सूट नहीं करेगा, तो बुरा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बैड होता तो ये हमारा नाइदर सही होता। अच्छा, आइदर, आइदर बिल्कुल सही हो सकता है, क्यों, आइदर का मतलब क्या है देखो, दोनों में से कोई एक, क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक कलर जो है तुम पर सूट करेगा। तो ये बिल्कुल आपका देखो दोस्तों सही हो सकता है। कैसे कि भाई आइदर कलर विल सूट यू, भाई कोई भी ले ले, ठीक है ना, कोई भी ले लो, कोई भी कलर ले लो, किसमें से, इन दोनों में से, मान लो ये लूं कि ये लूं, दो कोई भी कलर ले लो, आप इतने अच्छे दिखते हो, है ना, आइदर कलर विल सूट यू, यू हैव सच अ गुड कॉम्प्लेक्शन, इतना अच्छा आपका चेहरा है, कोई भी ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो सूट करेगा। मतलब ये हमारा जो है दोस्तों सही है। सम कलर, कोई कलर आप पर सूट करेगा कुछ, है ना, तो सम जो है आप किसके लिए यूज करते हो, सम हम लोग जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, जिसको हम गिन नहीं पाए, तो कुछ कलर आप पे सूट करें। तो यहाँ पे दोस्तों कलर खरीदने की बात नहीं हो रही, ये भी ध्यान देना। यहाँ पे कलर का मतलब क्या है, उस कलर के कोई कपड़े, है ना, देखो कलर विल सूट यू, ऐसा थोड़ी कि उसकी यहाँ पुताई हो रही है उसके चेहरे पे, ठीक है। यहाँ पे कलर का मतलब है कोई काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, भाई एनी कलर का कोई कपड़ा, कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई ऐसी चीज है, कोई गॉगल, है ना, उसकी बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि आपका काउंटेबल सेंस में कलर जो वर्ड है ये हमारा क्या है, काउंटेबल सेंस में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल सम तो आपका आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आइदर हमारा जो है सही आंसर हो गया।